नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में बच्चों के साथ उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई मनाया। धामी ने प्रकृति का आभार प्रकट करने वाले फूलदेई पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। फूलदेई लोक पर्व पर धामी ने ईश्वर से कामना की कि बसंत ऋतु का ये पर्व सबके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाए। तो वहीं धामी ने इस अवसर पर आए बच्चों को उपहार भेंट किए। बता दें कि शशि भूषण मैठाणी और पर्वतीय संस्कृति संरक्षण समिति के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि फूलदेई उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा प्रमुख पर्व है। उन्होंने कहा कि किसी राज्य की संस्कृति और परंपराओं की पहचान में लोक पर्वों की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि हमें अपने लोक पर्वों और लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास करने होंगे। उत्तराखंड के केयरटेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जल्द ही विधानमंडल दल की बैठक होगी और नई सरकार की गठन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इसी के साथ उन्होंने उत्तराखंड वासियों को फूलदेई त्योहार की शुभकामनाएं दी। नई सरकार गठन की जो भी सरकारी कार्य प्रक्रिया है वो पूरी चल रही है, उस पर सब पर काम चल रहा है और जल्दी ही हमारे यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। फूलदेई हमारे यहाँ से बड़े धूमधाम से प्रकृति संरक्षण का एक त्यौहार है, एक पर्व है और निश्चित रूप से जहाँ उत्तराखंड हमारी देवभूमि है वहीं प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में भी आज हमारे उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आता है। मैं सभी प्रदेशवासियों को फूलदेई पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत प्रकृति की बेशुमार खूबसूरती ओढ़े बसंत के आगमन के साथ मनाए जाने वाला फूलदेई लोक पर्व अल्मोड़ा में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। सुबह सवेरे से ही बच्चे त्योली बुरांस के लाल पीले फूलों और चावल के साथ घर के मुख्य प्रवेश द्वार की पूजा करते दिखे, जिसको लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोक पर्व फूलदेई काफी पारंपरिक पर्व है, जिसका जुड़ाव सीधे प्रकृति से है। सर्दियों के मुश्किल दिन बीत जाने के बाद जब ऋतुराज बसंत का आगमन हो जाता है, चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से प्रकृति का श्रृंगार हो जाता है। उस मौके पर चैत्र की संस्कृति और संक्रांति पर फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व आमतौर पर छोटे बच्चों से जुड़ा त्योहार है, जिसका बच्चों को साल भर से इंतजार रहता है। आपको बता दें आज उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई है, जिसका बच्चे साल भर से इंतजार करते हैं और इस दिन प्रवेश द्वार की पूजा की जाती है। इस दिन वे काफी धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं और काफी उत्साह भी बच्चों में इसका देखने को मिलता है। आज हम फूलदेई छम्मादेही का त्यौहार मनाते हैं। हम लोगों के घर घर जाकर वहाँ उनकी देलियों को फूल और चावल से पूजते हैं। ये आज से वसंत ऋतु का आरंभ हो जाता है कि लोगों के घर में, सब लोगों के घर में खुशहाली आए और जो आजकल कोरोना चल रहा है उसमें। कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड में पार्टी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने रविवार को विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत ना दिला पाने पर पीड़ा जाहिर की है। रावत ने लिखा, वो कांग्रेस नेतृत्व की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए जिन्होंने उन पर भरोसा जताया था। रावत ने कहा कि पार्टी को भविष्य की चुनौतियों से पार पाना है। उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से कहीं पार्टी से चूक हो रही है, जो वह बार बार लोगों का विश्वास जीतने में विफल हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और संवैधानिक लोकतंत्र के सेवकों की निगाहें अब भी कांग्रेस पर टिकी हुई हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर चर्चा के लिए रविवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी हुई थी। एक प्रकार की समीक्षा बैठक थी। मैं कांग्रेस अध्यक्षा को धन्यवाद देता हूं
कि उन्होंने तत्काल इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर शीर्ष स्तर पर विचार आवश्यक समझा और लगभग 5 घंटे से भी ज़्यादा समय तक जो है बैठक चली और खुल करके बातें हुई और बड़ा विचार मंथन हुआ। लीडरशिप ने भी बातें कही और सदस्यों ने भी अपनी बातें कही और उसके निष्कर्ष स्वरूप सबने एक मत से तय किया कि हमको न केवल सोनिया गांधी जी के नेतृत्व पर पूरा अपनी पार्टी की लीडरशिप की क्षमता पर विश्वास है, बल्कि हमारे जो बुनियादी उसूल हैं वो भी अपनी जगह पर ठीक है, मगर कहीं न कहीं पर जो रणनीतिक चूकें कहीं हो रही हैं या संगठनात्मक जो कमजोरियां हैं उनको हम दूर करेंगे। और उसके लिए सोनिया जी से आग्रह किया गया कि आप जो है, और एक राय से सबने आग्रह किया कि एक तो हम आगे की रणनीति कैसे बनाएं, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों के लिए भी और 2024 के लिए भी, उस पर फिर से चर्चा हो और विस्तार से चर्चा हो। हम संगठनात्मक तौर पर जहाँ जहाँ जो करेक्टिव स्टेप लेने हैं, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी वो करेक्टिव स्टेप ले लें, क्योंकि कुछ कमजोरियां हमेशा उभर करके आती हैं राजनीतिक दल के रूप में। हमको उन कमजोरियों को दूर करना है और लोगों की सबकी एक राय थी कि कांग्रेस इस समय जब एक तरफ ऐसी ताकतें जो देश के उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति तक की पहुंच नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, जो कमजोर है, उसकी अरमानों को कुचल रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए जिस तरीके से चुनौतियां पैदा हो रही हैं, आज इस सब बातों पर गहराई से मंथन हुआ और लोगों ने ये महसूस किया कि हमको फिर से और ज़्यादा शक्ति के साथ, पहले से ज़्यादा शक्ति के साथ और एकजुट होकर। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के परिणाम आए अभी महज कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन नेताओं की बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। दरअसल अपने बड़बोले और बेतुके बयानों के लिए चर्चित डॉक्टर धन सिंह रावत चुनाव जीतने के बाद जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और श्रीनगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को पप्पू कहकर संबोधित कर डाला। उन्हें मुंबई भेजने की बात भी कही। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप तिवारी को चवन्नी कहकर कहा कि करनाल भेज देंगे। धन सिंह रावत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस बार हम अच्छी चवानी को तो बंबई भेजेंगे, लेकिन नकली चवानी को करनाल भेजेंगे। पता है? पता है कि नहीं है? के साथ जो चुनरी है उसको भी जो है यहाँ से करनाल भेज देंगे। बीजेपी विधायक धन सिंह रावत का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने गणेश गोदियाल को पप्पू कहकर संबोधित किया, तो वहीं पर उन्होंने कहा कि उन्हें करनाल भेज दिया जाएगा। हालांकि इस तरीके के बेतुके बयानों से अक्सर चर्चा में रहते हैं धन सिंह रावत, और इस बार बीजेपी विधायक धन सिंह रावत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग जमकर इसको देख रहे हैं और इसकी निंदा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को पप्पू कहकर संबोधित करना ये काफी बेतुका बयान माना गया। बीजेपी विधायक धन सिंह रावत की तरफ से, जो इतने बड़े नेता खुद में ही माने जाते हैं, और उनकी तरफ से इतना बेतुका बयान दिया जाना काफी निंदनीय कहा जा रहा है। बीजेपी विधायक हैं धन सिंह रावत, जिन्होंने गणेश गोदियाल को पप्पू कहकर संबोधित किया और कहा कि करनाल भेज देंगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा विधानसभा से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी का आज खटीमा के वार्ड नंबर 13 के वासियों ने भूमि सेन मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भूमि सेन मंदिर के अध्यक्ष बाबा नंदलाल गिरी ने
नवनिर्वाचित विधायक कापड़ी को ईमानदार, स्वच्छ और साफ छवि का बताते हुए उनके संघर्षों और कार्यशैली की सराहना की। वहीं विधायक भुवन कापड़ी ने जनता से मिले आशीर्वाद और प्यार का आभार व्यक्त करते हुए जनता के विश्वास पर खरा उतरने का भरोसा दिया। ये जनता का जुनून था, जनता का सौभाग्य है कि ऐसा विधायक मिले हैं जो ईमानदार, स्वच्छ, साफ छवि के हैं। मगर कुछ असामाजिक तत्वों ने इन्हें बदनाम करने की कोशिश करी, मगर जिसको राके साइयाँ मार सके ना कोई। कुछ ऐसा है ना जिसको हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को आरसी किया। जो सत्य है वो भगवान जानता है, इसलिए सत्यता की भी। मैं तो अपने वार्डवासियों का धन्यवाद करूँगा। बचपन से आज तक जब भी मैं जो चुनाव लड़ा, मेरा बहुत सहयोग किया है और आज बड़े उत्साह के साथ जीत का जश्न हमारे वार्ड में मनाया गया। और मैं अपने वार्ड के सभी लोगों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे युवा साथियों का, हमारी माताओं का, बहनों का, सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी गर्मजोशी से जो स्वागत किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में वार्ड में आपका भाई, बेटा, दोस्त बनकर ही काम करूँगा और अपने वार्ड को जो है और घटना को। उत्तराखंड में कांग्रेस करारी हार के बाद मंथन कर रही है। आपको बता दें कि तमाम कांग्रेसी नेताओं ने कंबोज धर्मशाला में बैठक की, जहां सभी क्षेत्रीय दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान प्रेमानंद महाजन ने कहा कि आम जनता से मुझे ढेर सारा प्यार मिला है, मैं हारा नहीं हूं, सभी मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। जहाँ तक लोगों का प्यार की बात है, बहुत ज़्यादा प्यार लोगों ने दिया। मैं अपने आप को हारा नहीं मानता। मैं आज इसीलिए सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया था कि आप लोग आएँ, एक जगह बैठते हैं और उनको धन्यवाद देने के लिए, होली की बधाई देने के लिए आज का ये जो कार्यक्रम है मैंने किया था। कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा मेरे लिए मेहनत किया। आज उनको धन्यवाद मैं आपके माध्यम से देता भी हूँ और सबसे यही निवेदन करता हूँ कि आप अपने अपने बूथ, अपने आसपास को मजबूत रखें। कांग्रेस तभी मजबूत हो। समीक्षा बैठक में तमाम कार्यकर्ताओं ने आके अपनी भावनाओं से सभी कांग्रेसजनों को अवगत कराया। बहुत सारी चीज़ें थी जिन लोगों को लेकर के संशय था, लेकिन आज वो तमाम चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। हम लोगों ने एक आकलन, एक पूरा मैप तैयार किया है, पूरा एक आकलन किया है कि प्रत्येक बूथ में कौन कौन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाने का काम किया, किस लोगों ने हमारे फ़ायदा किया, किन बूथों से हम जीते, कौन कौन पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने खिलाफ काम किया। तो ये तमाम बहुत सारे बिंदु थे जिन पे आज चर्चा हुई है और इस पूरी बैठक के बाद जो निचोड़ है उससे हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे और जल्द ही कांग्रेस पार्टी का भविष्य में सकारात्मक नतीजे आएँ, इसको ध्यान में रखते हुए जल्द ही कांग्रेस पार्टी ठोस फैसले देने का काम करेगी, मजबूत फैसले देने का काम करेगी और जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको पुरस्कृत करने का काम करेगी और जिन्होंने गलत काम किया है उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के थराली में सीपी भट्ट पर्यावरण और विकास केंद्र और सहयोगी संगठनों की ओर से वनाग्नि को रोकने के लिए चलाई जा रही जागरूकता यात्रा का चौथे दिन थराली में समापन किया गया, जिसमें लोगों को जंगलों के प्रति जागरूक किया गया और बताया गया कि हर साल आग लगने से जंगलों को जो नुकसान होता है उससे कैसे बचा जाए। वहीं यात्रा के समापन के बाद थराली नगर पंचायत सभागार में सीपी भट्ट पर्यावरण और विकास केंद्र की ओर से समापन गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समापन सभा में आए वन सरपंचों, वन विभाग कर्मियों और आमजनों ने जंगल में आग न लगने देने का एक मत से संकल्प लिया। के आदेश पे ये कार्यक्रम आज का समापन हुआ थराली में और ये बहुत अच्छा प्रयास है। सभी पर्यावरणविद चाह रहे कि चिपको आंदोलन के बाद अब की जंगलों को जलने से बचाया जाए। सभी लोग सहयोग करेंगे, इसमें मुझे भी भाग लेने का मौका मिला और हम लोग सब मिलकर के इस बार जंगलों को आग से
बचाएंगे। जंगलों को आग से बहुत नुकसान होता है। संरक्षण के द्वारा आज यहाँ पे नगर पंचायत में बैठक रखी गई, जिसमें नगर पंचायत द्वारा अपना पूरा सहयोग दिया गया और काफ़ी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और उन्हें ये बताया गया कि जंगल में आग कैसे रोकना है और उसमें जो आग लगाई जाती है तो उसमें काफ़ी विषैले पदार्थ जलते हैं, जिसमें जो है मनुष्य को काफ़ी नुकसान होता है। जंगलों में आग लग जाती है जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। उसको लेकर 4 दिवसीय जागरूकता यात्रा का आज समापन हो गया। थराली में इस अभियान को काफ़ी दिनों से चलाया जा रहा था और लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि कैसे इस वनाग्नि से बचा जाए। जब जंगलों में आग लग जाती है तो उसे कैसे बचा जाए और कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाए। ये एक बेहतरीन अभियान माना गया। ये 4 दिवसीय जागरूकता यात्रा का आज समापन हो गया। थराली में वनाग्नि को रोकने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कई बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया था। स्थानीय निवासियों को भी इसमें जागरूकता फैलाई गई। आपको बता दें, ये 4 दिवसीय जागरूकता यात्रा का आज समापन थराली में हो गया और इसमें लोगों को बताया गया कि किस तरीके से वनाग्नि से बचा जाए। हालांकि जब वनों में आग लग जाती है तो उससे काफी नुकसान झेलना पड़ता है। वहां के लोगों को, आसपास जो रहवासी होते हैं, उन्हें भी नुकसान झेलना पड़ता है और काफी संख्या में पक्षियों और जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है। इसी को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा था, जिसका आज थराली में समापन हो गया है। वनाग्नि को रोकने के लिए ये बेहतरीन अभियान चलाया जा रहा था, जिसका आज थराली में समापन हो गया। इसमें कई स्थानीय निवासियों को बुलाकर समझाया गया कि किस तरीके से इस वनाग्नि से रोका जाए। रुड़की में हरिद्वार रोड पर स्थित सिनेमाघर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने के लिए पहुंची हिंदू संगठनों से जुड़ी साध्वी प्राची ने फिल्म देखने के बाद फिल्म को कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई घटना की सच्चाई बताया। उनका कहना है कि आज हम कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुई घटना की सच्चाई देखने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म में कश्मीर की सच्चाई को देखने के बाद हमें काफी दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये घटना हुई है उनकी स्थिति को समझते हुए हमारी भी हिम्मत टूट गई है। इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने प्रधानमंत्री से द कश्मीर फाइल्स को जल्द ही टैक्स फ्री करने की मांग भी की है। वो जिहादी मानसिकता के लोग हैं और मैं कहूँगी कि उन लोगों को अपनी मानसिकता बदल देनी चाहिए। जिन्होंने ये फिल्म बनाई है उन्होंने कश्मीर जो पंडित हैं उनकी रियलिटी दिखाई है और उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सच को दिखाया है। यही तो मैं कह रही हूँ कि कितनी बड़ी हिम्मत उन्होंने की है कि कश्मीर के जो पंडितों के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनको किसी कहने की हिम्मत नहीं थी। बनाना तो ये पिक्चर बनाना तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं चाहूँगी कि इस पर पिक्चर पर टैक्स फ्री हो और कॉलेजों में भी फ्री दिखाई जाए बच्चों को, ताकि उन्हें पता चले कि हिंदुस्तान के अंदर अब से पहले क्या क्या हो। उत्तराखंड के शहरों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। आपको बता दें कि सीपीयू की टीम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त करने के बिल्कुल ही मूड में नहीं है। बता दें कि जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर सीपीयू की टीम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई कर रही है और जो भी लोग जुर्माना देने से इनकार कर रहे हैं उनका चालान काटकर उन्हें न्यायालय के लिए भेजा जा रहा है।
प्रशासन अब सख्त हो गया है ट्रैफिक नियमों को लेकर और जो भी इन नियमों की पालना नहीं करेगा उनके खिलाफ चालान काट दिया जाएगा और उन्हें न्यायालय भेजा जाएगा। उत्तराखंड के लालकुआं में नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड प्रबंध कमेटी ने दूध को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें दूध कार्यकलापों की समीक्षा करते हुए वर्तमान में बढ़ते दूध के मूल्यों की लागत के चलते 17 मार्च से गांव के स्तर पर दूध उत्पादकों से खरीदे गए दूध में प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाई जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही पर्यटन सीजन को देखते हुए बाजार में लस्सी और आइसक्रीम को भी जल्द उतारने की तैयारी चल रही है। लंबे समय के बाद, आचार संहिता के बाद, हमारी प्रबंध कमेटी, हमारे अधिकारी कर्मचारी एकत्रित होकर के संस्था की समीक्षा बैठक यहाँ पर करी और समीक्षा बैठक के दौरान जो लंबे समय से हमारे उत्पादकों की मांग चल रही थी कि दुग्ध उत्पादन रेट बढ़ाया जाए, मूल्य बढ़ाया जाए, उसमें हमने समीक्षा करी और गहन मंथन के बाद जहाँ 1 रुपया हमेशा बढ़ता था, इस बार हमने 2 रुपये इकट्ठे अपने उत्पादकों के लिए 17 मार्च होली के शुभ अवसर पर बढ़ाने का निर्णय लिया है और 17 मार्च से हम 2 रुपये दुग्ध मूल्य बढ़ाकर अब जो दर हमारी हो जाएगी 39 रुपये प्रति लीटर हम अपने उत्पादकों से ग्रामीण क्षेत्र से खरीदेंगे और इसका सीधे हमारे 29,000 दुग्ध उत्पादक में, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया और प्रबंध कमेटी के समस्त सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो आगामी जो हमारा टूरिस्ट सीजन है इसमें हम लोग जो लस्सी है और आइसक्रीम इसको बाज़ार में उतारने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसकी बहुत अच्छी डिमांड रहेगी और इसको हम लोग जनपद में ही और के अलावा और जो हमारे नए नए टूरिस्ट प्लेस हैं उसमें भी हम लोग इसको बेचेंगे और जिससे कि हमारा जो लाभ होगा वो बढ़ेगा और वो इसका सीधा लाभ दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा। दुग्ध उत्पादकों को होली का तोहफा मिल चुका है। अब 2 रुपए प्रति लीटर मूल्य बढ़ाने की बात कही गई है और ये मूल्य 17 मार्च से बढ़ेगा। अब दूध की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई जाएंगी और ये नियम 17 मार्च से लागू होगा, जिसमें दूध का मूल्य 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा। 17 मार्च से बढ़ेंगी दूध की कीमतें। ये एक बेहतरीन तोहफा दुग्ध उत्पादकों को होली के समय में मिला है, जब होली का त्योहार नजदीक है और दूध की काफी मात्रा की जरूरत लोगों को पड़ती है मिठाइयां बनाने में और काफी सामग्री लगती है, जिसको देखते हुए 17 मार्च से दूध की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी और होली का त्योहार अपने चरम पर है। लोगों में खासा उत्साह इसको देखने को मिल रहा है। देखते हुए दुग्ध उत्पादकों को ये बेहतरीन तोहफा दिया गया है। 17 मार्च से दूध की कीमतें बढ़ेंगी और दूध की कीमतों में यह बढ़ोतरी 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से होगी। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को पंचकुला के अमरावती एनक्लेव में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए पहुंचे। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञाचंद गुप्ता, पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल, संगठन मंत्री रविंद्र राजू समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि हरियाणा में मनोहर सरकार ने द कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री किया हुआ है। फिल्म देखने के बाद मनोहर लाल ने कहा कि 1990 में कश्मीर घाटी में जो मानवीय त्रासदी हुई थी, फिल्म द कश्मीर फाइल्स उसका सजीव और मार्मिक चित्रण है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने लंबे अरसे तक जम्मू कश्मीर में संगठन के लिए काम किया है, वहां के लोगों की पीड़ा और हालातों को करीब से देखा है और समझा भी है। बता दें कि द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हुई थी, जो करीब 12 करोड़ के बजट में बनी है। फिल्म देखने को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
देखिए, इस प्रकार का एक सारी स्टोरी है वो कोई केवल हमारे टैक्स फ्री करने से ही लोग उसमें उत्साही हैं या उसमें की जो सुविधा बनी है वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्स फ्री करने से आम जन बड़ी संख्या में, ज़्यादा संख्या में इस ट्रेजिक स्टोरी को देखे और मन में एक देश के प्रेम का जो जागरण सबसे मन में होना चाहिए, तो उसका एक लाभ तो निश्चित से होगा ही। इसलिए मुझे लगा कि अभिनय कैसा लगा आपको सभी किरदारों में? देखिए, अनुपम खेर का जो किरदार है या बहुत ही अच्छा किरदार उन्होंने निभाया है, और वैसे तो जिस प्रकार के किरदार बाकी भी लोगों ने निभाए हैं उसमें बहुत रियलिटी है और उसमें सजीव मन है किस प्रकार से सारी स्थितियों को और कैसे दिखाया जाए, बताया जाए, उसको फोकस किया जाए, काफी जीवंत सारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके कोरोना का टीका लगवाने की अपील की है। सीएम मनोहर लाल ने अपील करते हुए लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे महा टीकाकरण अभियान के तहत 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। देश प्रदेश को कोरोना से मुक्त बनाने में अपना योगदान दें और बच्चों को वैक्सीन अवश्य लगवाएं। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 5 दिन के अवकाश के बाद आज फिर से शुरू हो गया है। झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने जुक्कवास में 4 मार्गी रोड की घोषणा का मामला उठाया, जिसका डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि किसानों ने 40 लाख रुपए प्रति एकड़ की मांग की है। जैसे ही किसानों की कंसेंट आ जाएगी तो काम शुरू हो जाएगा। 134 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। इस सड़क का दायरा 7 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर तक किया जाएगा। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि ये जो झज्जर सिटी में हमारी बहुत बुरी हालत है, सारे रोड्स टूटे हुए हैं। झज्जर सिटी से हमारा जो ग्वालिसन है, ग्वालिसन से हमारा मारोद से छूछकवास, मातनहेल, नौगावा, खानपुर से लेकर बहू, अब मेरे पास एक्सीडेंट्स की सूची है, मैं ये भी आपको बताऊंगी। इतनी ज्यादा वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। हैवी ट्रक, ट्रॉले चलते हैं, ओवरलोडेड ट्रक चलते हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। और उसमें हमारी बहुत सारी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज उस क्षेत्र में आ गई हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षण संस्थान वहां पर हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा प्रश्न है कि आप इसको 4 लेन वहां से कर दें ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। और साथ ही साथ में 4 लेन के साथ साथ अगर आप बाई चांस इसमें 4 लेन नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम वाइडनिंग या स्ट्रेंथनिंग इसकी कर दें। स्ट्रेंथनिंग कर दें कि गड्ढों में जो कहीं कहीं सड़कें नजर आ रही हैं, थोड़ी सी प्लेन सड़कें हमें नजर आने लग जाएं। माननीय सदस्य ने एक सवाल में 4 सवाल पूछे। मैं आ रहा हूँ, आपने पूछे, मैंने आपको टोका नहीं, आप सुन लीजिए। जहाँ लास्ट ईयर महिला दिवस के एश्योरेंस की बात थी, माननीय सदस्य के एक व्यूइंगशिप के अंदर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई जो प्राइस नेगोशिएशन कर रही थी। फार्मर्स ई भूमि के ऊपर 60 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कॉम्पनसेशन मान रहे थे, और जो लास्ट चर्चा उनसे हुई है उन फार्मर्स ने लगभग 40 लाख के आसपास प्रति एकड़ एग्री किया है। और जल्द सबकी सहमति आते हैं, क्योंकि अगर हम 70% एक्वायर कर ले, 30% रास्ता ना मिले तो टोहाना के बाईपास की तरह वो हमेशा पेंडिंग रह जाएगा, और फिर रीनेगोशिएशन में रेट्स हमेशा उस फार्मर के प्रति बढ़ते रहते हैं। और हमारा ये प्रयास है, जैसे हमने चीका बाईपास को 1 स्लॉट के अंदर एक कांस्टेंट रेट के अंदर फार्मर्स को एग्री करा के एक्विजिशन की ओर ले जाने का काम किया ई भूमि के माध्यम से, वैसे ही छूछकवास का भी हम जल्द पूरा प्रोसेस, जब 100% फार्मर्स की कंसेंट आ जाएगी, नहीं तो हमें लैंड कंसोलिडेशन की ओर जाकर अगर 70% से ऊपर फार्मर कंसेंट देंगे तो कदम उठाने पड़ेंगे, जो कि प्रदेश सरकार नहीं चाहती। दूसरी ओर पर जहां इनने बात करी छूछकवास से झज्जर तक की सड़क, वो ऑलरेडी इस साल के बजट के अंदर जो हमने 50% बजट का हिस्सा पीडब्ल्यूडी का डाइवर्ट किया है रिपेयर मेंटेनेंस का, इस सड़क का डीएलपी जो है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड वो अक्टूबर 2022 तक का है। अगर हमें आपकी जैसी थेपड़ी वाली बात है, ऐसी कोई कंडीशन है, तो हम अप्रैल मई के महीने के अंदर भी उसको दोबारा रीस्ट्रेंथनिंग
और रीकारपेटिंग की ओर लेकर। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटें। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। दिस प्रोग्राम इज को-स्पॉन्सर्ड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा राज्य में संगठित अवैध खनन का कोई मामला नहीं पाया गया है। हालांकि खनिजों की चोरी की छिटपुट घटनाएं संज्ञान में आती हैं, जिन्हें कानून के अनुसार निपटाया जा रहा है। इस तरह की घटनाओं समेत अन्य पड़ोसी राज्यों से बिना वैध सहायक दस्तावेजों के खनिजों के परिवहन के मामले में भी जुर्माना लगाकर निपटाए जाते हैं। हरियाणा सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति चुनी है और संबंधित जिले में अवैध खनन की किसी भी घटना पर नजर रखने और इस संबंध में न्यायालयों के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। में संगठित अवैध खनन की कोई मामला नहीं पाया गया। हालांकि खनिजों की चोरी छिटपुट घटनाओं संज्ञान में आती हैं, जिन कानून के अनुसार निपटाया जा रहा है। इस तरह की घटनाओं के सहित पड़ोसी राज्यों में बिना वैध सहायक दस्तावेज के अर्थ वैध बिल तोल पर्ची के बिना खनिजों की परिवहन के मामले में खान और खनिज विकास और विनियमितता के अधिनियम 1957 धारा 21(5) के प्रावधान के लिए उसे जुर्माना लगाकर निपटाया जाता है। हरियाणा सरकार के अवैध खनन के जीरो टॉलरेंस की नीति चुनी है। इस संबंधित जिले में अवैध खनन की किसी घटना पर नजर रखने और रोकने के समय न्याय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें जिले के पुलिस अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यबलों के लिए मुख्य सचिव अध्यक्षता की राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा की जाती है। राज्य द्वारा 2 विशेष टीमों की। हरियाणा के गुरुग्राम शहर के अस्पताल के पुराने भवन की जगह पर नए भवन का निर्माण कराने पर प्रस्ताव विचाराधीन है और ये अस्पताल 400 बिस्तर का बनाया जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से आज शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि 7.73 एकड़ उपलब्ध भूमि पर एक 400 बिस्तर का अस्पताल बनाया जाना प्रस्तावित है, जो सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और इसके निर्माण में 3 साल लगने की संभावना है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पटौदी के अस्पताल को अपग्रेड करने के लिए जांच करना अभी जारी है। Most of the important equipments which are being used in the hospital, big hospital, are already there. और जो 1-2 इक्विपमेंट्स नहीं है, जो कि लग्जूरियस इक्विपमेंट होते हैं, उनका भी हमने ऑर्डर दे दिया है। दे आर इन द प्रोसेस
and within 4 months they are likely to come. And C, there is no shortage of the water. However, the feasibility to install UGR tank and tubewells is under consideration. मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य के लोगों को सर्वोपरि सुविधाएं प्रदान करने और कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद करना है ताकि उन्हें भी बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है। इसके तहत हरियाणा के सभी EWS के लिए दुर्घटना बीमा और हरियाणा के किसानों और असंगठित श्रमिक के लिए सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक भविष्य निधि सुनिश्चित की गई है। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की धरती खेलों के प्रति समर्पित है। यहां हर खेल के राष्ट्रीय स्तरीय आयोजन करवाए जा रहे हैं। ओलंपिक में किक बॉक्सिंग जैसे जो नए खेल जुड़े हैं उनकी भी प्रदेश स्तरीय विशेष अकादमी स्थापित की जाएगी, जिससे कि नए खेलों के बेहतरीन खिलाड़ियों को यहां तराशा जा सके। दादरी जैसे नव विकसित हो रहे क्षेत्र में इस प्रकार के आयोजन से यहाँ के खिलाड़ियों में भी उत्साह पैदा होगा। बता दें कि दुष्यंत चौटाला बीती देर रात दादरी अनाज मंडी में आयोजित नेशनल वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप के समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए पहुंचे थे। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश की खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप अपने नाम की। फाइनल मुकाबले में हिमाचल ने इंडियन रेलवे को बेहतर रोमांचक मैच के 33 से 31 के अंतर से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट में हरियाणा और राजस्थान की टीम को तीसरे स्थान के लिए संयुक्त पुरस्कार दिया गया। सरकार सारे देश भर के खिलाड़ियों ने अपना दिखाया। एक चीज स्पष्ट होगी कि हरियाणा की धरती खेलों के प्रति कितनी समर्पित है कि देश में इकलौते ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रत्येक गेम के नेशनल आयोजित करे जाते हैं और निरंतर हमारी सरकार का भी खास तौर पर इस बजट में भी हमने स्पेशल प्रावधान रखे हैं कि खिलाड़ियों को और सक्षम कैसे बनाया जाए और आगे कैसे बढ़ाया जाए। और अब जो नए गेम्स ओलंपिक में जुड़ रहे हैं, हमारा तो ये प्रयास है, चाहे वो किक बॉक्सिंग हो, चाहे और ऐसे इंडिजिनस गेम्स हो जो अभी तक हम नहीं खेल पाए, उनके अंदर भी स्टेट्स ऑफ स्पेशल अकेडमीज बनाकर प्लेयरों को प्रोत्साहित करने का काम। मैं तो दोबारा हिमाचल की टीम को बधाई देता हूँ कि उसने टीम चैंपियनशिप जीती है और रेलवेज को बधाई देता हूँ, वो सेकंड है, हरियाणा थर्ड आई है। ये अपने आप में दिखाता है कि नॉर्थ इंडिया स्पोर्ट्स में किस तरीके से और बेहतर दिन प्रतिदिन खेल नर्सरी बनाने का फैसला इस साल के बजट में, जिसको 400 गवर्नमेंट के खर्चे पे चलाया जाएगा और 600 प्राइवेट लोगों के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा और अपने आप में 1000 खेल नर्सरी खेलों को एक नया मुकाम प्रदान। हरियाणा देश में तो निरंतर, चाहे वो ग्रुप सी डी हो, चाहे ए बी हो, चाहे नॉमिनेशन बेस पे खिलाड़ियों को हमने प्रोत्साहित किया और इसीलिए ही है कि प्रत्येक रोजगार में 3% हिस्सेदारी हरियाणा के खिलाड़ियों की हमने करने का काम किया और आने वाले समय में बढ़ानी पड़ेगी, हमारी सरकार बढ़ाएगी।
नेशनल में जीते हैं और ये हमारी तीसरी बार की जीत है कि हमने इंडियन रेलवे को 3 बार हराया है। इससे पहले हमने 2017 में इंडियन रेलवे को हराया था और उसके बाद हमने अभी दोबारा से हराया और एक बार हमने फेडरेशन कप में भी हराया है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने इंडियन रेलवे को इतनी बार हराया, जो कि इंडियन रेलवे में पूरे इंडिया का एक टीम रहता है, वो हर एक स्टेट के अच्छे बच्चों को इंडियन रेलवे में ले लेता है। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आज फाइनल्स जीते और हम इसका सारा क्रेडिट हमने हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन को देना चाहेंगे। तो आगे भी उम्मीद रहेगी कि हम इसी तरह से फाइनल्स तक आगे की क्या टारगेट? नेक्स्ट नेशनल के लिए हमारी प्रिपरेशन रहेगी और हम दोबारा से भी अपने हिमाचल के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहेंगे। यहाँ पर बिल्कुल सर, फाइनल्स में हम इतना अच्छा खेले तो हमारी कम से कम 5 से 6 लड़कियां जरूर जाएंगी। चरखी दादरी पहुंचे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों को लेकर कई वादे किए। बरसात और विपरीत मौसम की वजह से खराब हुई फसल की वजह से हुए किसानों के नुकसान को लेकर कहा कि किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी और किसानों को फसल के नुकसान को उचित मुआवजा दिया जाएगा। एरिया डैमेज हुआ और उसके कारण 100 से 200 एकड़ के अंदर जल भराव हुआ, उसकी रिपोर्ट तलब करी है और इस वीक के अंदर उसकी रिपोर्ट फाइनलाइज करके जिन जिन किसानों के खेतों में नुकसान हुआ है, क्योंकि फसल पूरी तौर पर पक चुकी। यमुनानगर में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि पंजाब की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वहां रेस्ट हाउस, पुराने अस्पताल गिरवी रखकर बैंक से पैसे लेकर कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए रणजीत सिंह चौटाला ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रिमोट से सरकार चलाएंगे तो जनता रिएक्ट करेगी। यही वजह है कि आज कांग्रेस रसातल में चली गई है और आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 2 साल तक देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने कहा कि झूठे वादे करने से हो तो जेब में पैसा होना चाहिए, लेकिन पंजाब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि फ्री सुविधाएं देना लंबे समय तक नहीं चल सकता। देखिए, केजरीवाल जो कर रहे हैं वो चल सकने की बात नहीं है। पंजाब की ये हालत है, मैं नहीं कह रहा, आप वहाँ का सारा निकाल के देख लो। पंजाब में रेस्ट हाउसेज को बैंकों पे गिरवी रख के, पुराने हॉस्पिटल्स को बैंकों में गिरवी रख के तनख्वाह दी जा रही है। पंजाब आप सारा कुछ देख के अगर लोगों से चुनाव जीतने के लिए करें थोड़े, जब हम बनते हैं हम लोगों के, देखिए सिस्टम में लोग तो एसेट हैं, हम उनका मतलब सरकार ने हमें दे दिया, हम जवाब दें। जो उनका पैसा उसकी रखवाली करते हैं, सामने बताते हैं पैसा कहाँ कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ये हमारी जवाब देंगे। पैसा लोगों का है। हमारे मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है। देखिए, बेस्ट फाइनेंस मैनेजमेंट में उनकी तारीफ हुई, सबसे बढ़िया। हम नहीं कह रहे, बाहर के ये जो सर्वे होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज कह रही हैं। तो हमारे केजरीवाल जो कह रहे हैं कि हम फ्री ये कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, तो उस बात से कभी लोगों के मामले में लंबे समय तक नहीं चल सकते। देखिए, मैं एक घटना बताता हूँ। जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, आप हम सारे समझ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर बने, देश के 1 नंबर आदमी थे। उन्हें सिंधिया को नहीं बनाया, उन्होंने अशोक गहलोत को नहीं बनाया, दिग्विजय सिंह को नहीं बनाया, प्रणब मुखर्जी को नहीं बनाया। मनमोहन सिंह जी बूढ़े आदमी थे, रिटायरमेंट पे थे, एक छोटी कम्युनिटी से जो सबसे माइनॉरिटी है उससे बना दिए थे कि जब तक राहुल गांधी पूरा उसमें काबिल नहीं हो जाए, तब पूरा योग्य नहीं हो जाए, इतने तक इनको चलाएं, फिर राहुल गांधी को बिठा देंगे। और वो प्रॉक्सी गवर्नमेंट चली, आप सबको याद है। एक बार प्लेन में बैठे राहुल गांधी ने पेपर फाड़ दिए थे, कैबिनेट के भेज रखे कि ये क्या नॉनसेंस है। जब आप रिमोट से सरकार चलाएंगे तो लोग रिएक्ट करेंगे, लोग रिवर्ट करेंगे। ये उस वक्त हुआ और इसका ये हुआ कि आज कांग्रेस को रसातल में। इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया दी। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस से लोग ऊब चुके हैं, इसलिए मजबूरी में लोग बीजेपी को जिता रहे हैं। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, जहां भाजपा और कांग्रेस सीधा चुनाव लड़ रही थी, वहां मान के चलो लोग कांग्रेस से जो है आज ऊब चुके हैं, इसलिए मजबूरी में भाजपा की सरकार बना रहे हैं। जहां पंजाब के चुनाव का सवाल है, पंजाब के अंदर भी लोग कांग्रेस से दुखी थे। वहीं बादल साहब के वक्त में एक बेअदबी हुई थी, कहीं ना कहीं लोगों के बात वो गले से नहीं उतरी, इसलिए उन्होंने अकाली दल को भी नकार दिया। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ आने वाले समय में फिर अकाली दल सर्वाइव करेगा। इंडियन नेशनल लोकदल को ऐसे कई झटके लगे, लेकिन हमने अपनी पार्टी को फिर से हमेशा खड़ा किया, लोगों का विश्वास जीता है।
आज आपके सामने था, हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था और उस कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर हजारों की भीड़ है। किसी भी पार्टी की जिले की मीटिंग में भी सैकड़ों की संख्या में लोग नहीं आते। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हर कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर हजारों की संख्या में लोग आते हैं और हर जगह सैकड़ों की संख्या में लोग दूसरी पार्टियों को छोड़ करके शामिल हो रहे हैं। आने वाला कल इंडियन नेशनल लोकदल का है। आपको नहीं लगता कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी अब एक नया विकल्प बनकर आ रही है, जिस तरीके से पंजाब में? ये सब चीज़ें गर्भ में है, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। कयास लगाए जा सकते हैं कल क्या होगा, तो कल जब होगा तब देखेंगे। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के 61वें जन्म दिवस पर फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित परेड ग्राउंड में रैली का आयोजन किया गया। इसमें पलवल और फरीदाबाद के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत दिखाई। अजय सिंह चौटाला ने फरीदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। रविवार को अजय चौटाला ने 13 अप्रैल तक चलने वाले पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। रैली में आए कलाकारों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। अजय सिंह चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आने वाला समय पार्टी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने का काम करेगा, क्योंकि लगातार पार्टी का संगठन मजबूत होता दिखाई दे रहा है। चौटाला ने जेजेपी के प्रति लोगों के उत्साह को देखते हुए लग रहा है कि प्रदेश में अगली बार पार्टी वर्चस्व हासिल करेगी। भारी संख्या में लोगों की आस्था जननायक जनता पार्टी के अंदर पैदा होती जा रही है। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर कहा कि आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। किसी एक प्रदेश में अगर कोई पार्टी आ जाती है तो उससे कोई पूरे देश का डिसाइड नहीं होता। एक प्रदेश में तो तमिलनाडु में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, पर वो तो क्षेत्रीय स्तर पे है। हरियाणा में आप क्या मानते हैं, क्या वजूद रहेगा? हम मिलकर के सरकार चला रहे हैं तो मिलकर के सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी पहले भी हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ चुकी है और देखा आपने, यहाँ से भी हमने सांसद का चुनाव लड़वाया था पर लोगों ने लाइक नहीं किया। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, फैसला लोगों को करना है। सुनने में आ रहा आम आदमी पार्टी से कुछ हरियाणा के बड़े गद्दावर नेता जो है वो संपर्क साधना शुरू कर दिया है। देखो निकट भविष्य में क्या होता है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ये घोषणा तो कोई भी नहीं कर सकता। हम एनडीए के सहयोगी हैं, भाजपा के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं, हम हर काम के साथ मिलकर के करेंगे। कितने पे कुछ ये हमारी कोर कमेटी डिसाइड करेगी। हमने भी अपनी कोर कमेटी बना दी, उन्होंने भी अपनी कोर कमेटी बना दी, वो बैठ करके डिसाइड करेगी। भाजपा ने प्रचंड बहुमत जीत हासिल करी है 4 राज्यों में, इस तरीके से देखते हो कितना प्रभाव हरियाणा पे रहेगा इसका? निश्चित तौर पे आज नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प इस देश में नहीं है, भाजपा का। और इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।